नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिग ओशियन ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में। ये दोस्तों हम एक नई सीरीज स्टार्ट करना है, इसमें हम भारत का संपूर्ण भूगोल पढ़ेंगे। आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, जिसमें आपके MPPSC हुआ या आपके कोई भी पुलिस का एग्जाम हुआ, MPSI का एग्जाम हुआ या SSC का या रेलवे के, जो आपको इसमें भूगोल के सारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोस्तों यहाँ से आपके कवर सारे हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हम करेंगे भारत का भूगोल स्टार्ट, और इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं दोस्तों भारत का भूगोल। और इसमें पहला जो आपको पॉइंट इसमें पढ़ना है, भूगोल जो है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जियो और दूसरा कौन सा शब्द है दोस्तों, ग्राफी। जियो और ग्राफी। जियो का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज का वर्णन करना। ग्राफी का मतलब किसी भी चीज का वर्णन करना। तो अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, एक प्रॉपर परिभाषा की बात करें, तो हमारी भूगोल की परिभाषा क्या बनती है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। लिखोगे आप, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, तो भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूगोल। इसके बाद इसमें पूछा जाता है कि ये जो भूगोल है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे पूछेंगे कि भूगोल जो है, भूगोल के जनक के बारे में पूछा जाता है कि भूगोल के जनक कौन है। तो याद रखना है, भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, तो भूगोल कहलाता है। इसके बाद जो भूगोल है इसको दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो होता है विश्व का भूगोल, जिसे हम वर्ल्ड जियोग्राफी बोलते हैं। एक होता है भारत का भूगोल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी बोलते हैं। और भारत का भूगोल किस में आता है, इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि हम किसके, भारत में निवास करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, तो भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। दो प्रकार का भूगोल जो है इसको हम पढ़ते हैं। भूगोल को दो प्रकार से पढ़ा जाता है दोस्तों, और इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो हम बोलते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, इसको हम बोलते हैं इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी। और दूसरा होता है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, और इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी इसको बोला जाता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे किसको, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भारत का भूगोल, उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, विश्व के भूगोल को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम हैं उनमें अधिकतर जो क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमारे इंडियन ज्योग्राफी से, भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपसे पूछा जाएगा कि ज्योग्राफी या भूगोल क्या होता है, तो पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। एक प्रॉपर परिभाषा हो गई। दूसरा, भूगोल के जनक आपसे पूछे जाएंगे, तो वो कौन है, हमारे इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तीसरा, यहाँ से दो प्रकार से अपन इसको पढ़ते हैं, एक भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, भारत के भूगोल के बारे में। और दोस्तों जो भारत का भूगोल है, इसमें सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसको हम बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। भारत के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। और दोस्तों जो सामान्य परिचय है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के नाम कौन कौन से हैं। इसके बाद, क्योंकि भारत को भारत बोला जाता है, इंडिया बोला जाता है, हिंदुस्तान बोला जाता है। इसके बाद हम स्थिति को देखेंगे, भारत का
भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपको कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ये शब्द आपने सुने होंगे, इनको हम पढ़ेंगे, स्थिति को समझेंगे हम। इसके बाद हम भारत का क्षेत्रफल देखेंगे और क्षेत्रफल के बाद लास्ट में हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को पढ़ेंगे। ये सब हम भारत के सामान्य परिचय में पढ़ेंगे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा भूगोल का पहला टॉपिक यही रहेगा कि भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, इसमें हम किस किस की बात करेंगे? तो अभी हमने आपको बताया, हम इसमें भारत की पहले स्थिति को देखेंगे, दूसरा हम इसमें भारत के नामकरण के बारे में देखेंगे, तीसरा हम इसमें देखेंगे कि भारत में जनसंख्या कितनी है और भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत की जनसंख्या कितनी है और भारत का क्षेत्रफल कितना है। इसके बाद हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को पढ़ेंगे। अक्षांशीय और क्या पढ़ेंगे? देशांतरीय विस्तार को पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा भारत का सामान्य परिचय। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, बात करेंगे हम किसकी? नामकरण की, कि भारत को हम कितने नामों से जानते हैं। सबसे पहला जो हमें भारत का नाम देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? भारत। हम क्या बोलते हैं? भारत। ये जो भारत है, ये दोस्तों जो हमारे पुराण हैं, पुराणों में हमें भारत का नाम भारत देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ करता था। का पुत्र था कौन? भरत। कौन था पुत्र? भरत। और इसी भरत के नाम पर हमारे जो देश का नाम एक हमें क्या देखने को मिलता है? भारत देखने को मिलता है। दूसरा जो भारत है इसको इंडिया बोला जाता है। इंडिया बोला जाता है। तो दोस्तों भारत में आगमन हुआ था किसका? यूनानियों का। भारत में कौन आए थे दोस्तों? यूनानी आए थे। और यूनानी या ग्रीक जो थे ये लोग आए थे और इनके द्वारा भारत को नाम क्या दिया है? इंडिया नाम दिया गया है। तीसरा, भारत को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदुस्तान बोला जाता है। और जो हिंदुस्तान भारत को नाम दिया था तो ये किसने दिया था? तो लिखोगे आप, भारत में फारसी जो लोग आए थे या पर्शियन लोग जो आए थे, इनके द्वारा जो सिंधु नदी है, भारत में ये लोग सिंधु नदी के रास्ते से आते थे और सिंधु नदी को इनके द्वारा जो है सिंधु शब्द को ये लोग सिंधु, फारसी भाषा में सिंधु जो शब्द है, सिंधु शब्द को क्या पढ़ा जाता है? हिंदू पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? हिंदू पढ़ा जाता है। तो सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू पढ़ा और वही हिंदू से क्या बन गया? हमारा हिंदुस्तान बन गया। ठीक है दोस्तों, अगला हमें इसका नाम जो देखने को मिलता है इसको आर्यवर्त बोला जाता है। आर्यवर्त बोला जाता है। और ये जो आर्यवर्त है ये नाम किसने दिया है? तो आर्यों ने। आर्यों की भूमि कहा जाता है। आर्यों की भूमि कहा जाता है क्योंकि दोस्तों भारत में आगमन होगा किसका? आर्यों का, जो कहां से आएंगे? मध्य एशिया से। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। याद रखना है, भारत में जो आर्य आए थे, ये पूछा जाता है कि भारत में आर्यों का आगमन कहां से हुआ था? तो आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। और आर्यों की भूमि भी किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। आर्यावर्त इन्होंने भारत को नाम दिया था। एक और हमें नाम इसमें देखने को मिलता है, इसको बोला जाता है भारत को जम्बू द्वीप। क्या बोला जाता है? 5वें नंबर पे आपको याद रखना है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप आपको नाम देखने को मिलता है, ये भारत को बोला जाता है। और जम्बू द्वीप जो नाम दिया था ये किसने दिया था? तो याद रखोगे ये एशिया जो है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जम्बू द्वीप बोला जाता है। जितने भी
भारत के अलावा जितने भी देश स्थित है उसको सब अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो एशिया महाद्वीप में रहने के कारण इनको मिले। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले हमने नामकरण को पढ़ा, और नामकरण में सबसे पहले हमने देखा कि भारत को भारत बोला जाता है। भारत क्यों बोला जाता है? जो हमारे पुराण है उनमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र कौन है? भरत, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा। दूसरा, इंडिया, भारत में आगमन होगा यूनानी या ग्रीक का। क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे? आर्यों की भूमि किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है, इंडिया को कहा जाता है। जम्बू द्वीप किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। हिंदुस्तान किसे कहा जाता है, या हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? फारसियों या पर्शियन ने भारत को नाम दिया है। ये हो गई सबसे पहले हमने किसकी बात की? भारत के नामकरण की। अब हम आगे बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में, कि भारत किस गोलार्ध में जो है स्थित है। सामान्य परिचय में सबसे पहला हमारा जो नामकरण की बात हो गई है। अब दूसरा हम किसकी बात करेंगे? स्थिति के बारे में। भारत में हमारी क्या स्थिति है इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो स्थिति है इसको समझने के लिए हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है इसका आकार कैसा होता है? एक गोल आकार की, अंडाकार जो है इसका आकार होता है, ठीक है। और ये जो है स्थिति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी के आकार का इस प्रकार का ये रेखा ग्लोब का निर्माण किया गया। पहला आपको याद रखना है, जो स्थिति का हम पता लगाते हैं वो हमें किससे पता चलती है? तो ग्लोब से। किससे पता चलती है? ग्लोब से। अब दोस्तों पहले ये ग्लोब को समझना है, ग्लोब क्या होता है तो इसको समझना है। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप इसको कहा जाता है। पृथ्वी का प्रतिरूप किसे कहा जाता है? तो ग्लोब को कहा जाता है। ग्लोब का निर्माण क्यों किया गया? किसी भी जो है स्थिति का पता लगाने के लिए, जितनी जो सीमाएं जो होती हैं इनका पता लगाने के लिए ग्लोब का निर्माण किया गया, ठीक है। ये जो ग्लोब है कुछ इस प्रकार का ये होता है ग्लोब, और ग्लोब में हमें दो प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती हैं। एक तो इस पर खींची जाती है दोस्तों समांतर लाइन खींची जाती हैं, और दूसरी खींची जाती हैं लंबवत लाइन। ये हमें ग्लोब में देखने को मिलती हैं। समांतर लाइन ये एक हम छोटा सा बना लेते हैं, ये है, ये इसमें ये जो लाइनें खींची जा रही हैं ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? समांतर लाइन। और लंबवत की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? लंबवत लाइन हो गई। ये किस में खींची जाती है दोस्तों? ग्लोब में ये खींची जाती है। ये जो लंबवत लाइन है, इन लंबवत लाइन को या जो इनको बोला जाता है अक्षांशीय या अक्षांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है। और जो लंबवत जो लाइन है इनको बोला जाता है देशांतर। क्या बोला जाता है? देशांतर लाइन बोला जाता है। तो अब हम ग्लोब में इसको समझेंगे। ग्लोब में हमें जितनी भी ये वाली जो लाइन देखने को मिलेंगी तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारी? देशांतर लाइन है। ये कौन सी? देशांतर लाइन है। और अगर हम इसमें देखेंगे लंबवत, ये कौन सी हो गई हमारी? समांतर लाइन है। ये कौन सी? समांतर लाइन। यहां पर दोस्तों ये 0 डिग्री आता है, और 0 डिग्री पर होती है हमारी भूमध्य रेखा। ये कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर होती है। अक्षांश के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो भारत है ये किस में स्थित है? तो आप लिखोगे ये जो भारत है ये किस में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। क्या बताओगे आप? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो देशांतर रेखाएं हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जो भारत है वो किस में स्थित है? तो पूर्वी देशांतर में स्थित है, या पूर्वी देशांतर बोला जाता है
पूर्वी देशांतर को आगे पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध की बात कर लें, पहले किस में स्थित है? पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में ये हमारा स्थित है। अक्षांश के अनुसार और किसके अनुसार? देशांतर के अनुसार हमने ये चीज समझी। इसके बाद जो भारत है, इसकी हमें स्थिति ग्लोब में अगर हम देखें तो कहां पर देखने को मिलेगी? ग्लोब में अगर हम देखें तो कहां पर देखने को मिलेगी? तो ये यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या बना हुआ है? हमारा भारत बना हुआ है। अब हम यहां से देखेंगे कि ये जो समांतर लाइन है, ये 0 डिग्री पर यह कौन सी रेखा हो गई? भूमध्य रेखा हो गई। और जब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो यहां से आपको एक शब्द सुना होगा आपने, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये आपने सुना होगा 23 सही 1/2 डिग्री। कितने डिग्री पर? 23 सही 1/2 डिग्री। तो ये भूमध्य रेखा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करके जो भारत है इसके बीचों बीच से जब गुजरते हैं तो यहाँ पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? स्थिति को हम समझ रहे हैं भारत की। अब इसमें अब हम इसको रफ करेंगे। ये तो ग्लोब बनाया है। ग्लोब किस लिए बताया? किसी भी चीज की जो हमारे भारत है इसकी स्थिति का पता करने लगाने के लिए। और इस पर 2 प्रकार की लाइनें होती हैं, एक समांतर लाइन, दूसरी लंबवत लाइन। समांतर लाइन को अक्षांशीय रेखा बोला जाता है, लंबवत लाइन को देशांतर रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है जो 23.5 डिग्री का जो है कोण ये बनाती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति और इसको हम समझेंगे। भारत आप समझ गए कि कहां पर स्थित है, तो ये ग्लोब में इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट, भारत की स्थिति में आपको समझना है इसमें सबसे पहले भारत का जो ये कौन सा उत्तरी भाग है, ये कौन सा हिस्सा है? उत्तर। इस तरफ कौन सा भाग आता है? तो ये पूर्व वाला हिस्सा आता है। इस तरफ कौन सा आता है? तो पश्चिम वाला हिस्सा आता है। और नीचे हमारा कौन सा आता है? दक्षिण वाला हिस्सा आता है। ठीक है, अभी जो हमने स्थिति को हम समझ रहे थे, जो हमने देखा, स्थिति को हमने देखा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये जो हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है, दक्षिणी वाला जो हिस्सा है, यहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो आप लिखोगे यहां पर 8 डिग्री 4 इंच का कोण यहां पर बनता है। और ये कहां पर बनता है? तो लिखना है ये बनता है हमारे तमिलनाडु में। कहां पर? लास्ट में हमारा कौन सा आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का स्थान कौन सा है? तो बोला जाता है केप कैमोरियन। केप कैमोरिन। केप कैमोरिन। पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो कौन सा है? केप कैमोरिन। और कितनी डिग्री पर? 8 डिग्री 4 इंच पर ये है। कहां पर है? तो तमिलनाडु में। उत्तर मतलब सबसे हम किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारा नक्शा जो होता है इसमें सबसे ऊपर की बात कर रहे हैं। ऊपर उत्तर में कितनी डिग्री है? तो इस यहां लिखोगे आप 37 डिग्री 6 इंच। 37 डिग्री 6 इंच कहां पर है? हमारा उत्तर में। और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है इंदिरा कोल। क्या बोला जाता है? इंदिरा कोल। और ये हमारा याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है? ये हमारा, अगर हम अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश के अनुसार है। और इसकी अगर हम बात करेंगे पश्चिम में जो हमारा बिंदु पड़ता है वो कितना, कौन सा है? तो लिखोगे इसमें 68 डिग्री 7 इंच। 68 डिग्री 7 इंच। और इसको क्या बोला जाता है? तो इसको लिखोगे गुजरात का गौहर माता। गौहर माता गुजरात में कौन सा पड़ता है? गौहर माता।
सबसे पूर्व में तो आपको याद रखना है, यहां पर पूर्व में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का किवथु, अरुणाचल प्रदेश का किवथु। और ये कितने डिग्री पर है, तो लिखोगे 97 डिग्री 25 इंच पर ये जो है आता है। ठीक है, ये हमारी बात हुई किसके बारे में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे, इंदिरा कोल। कितने डिग्री पर है, तो 37 डिग्री 6 इंच पर है। और किस में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप बताओगे तमिलनाडु में है। कौन सा है, कैप कैमोरिन है। और कितने डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 इंच पर है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौहर माता। कहां पर है, गुजरात में। कितनी डिग्री पर, 68 डिग्री 7 इंच पर ये है। पूर्वी बिंदु अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश में आएगा, अरुणाचल प्रदेश का किवथु, जो 97 डिग्री 25 इंच पर है। इसके बाद जो हमारे नीचे ये क्या पड़ता है दोस्तों, ये हमारा क्या है, नीचे हमारा अंडमान निकोबार पड़ता है। और अंडमान निकोबार में दोस्तों इसमें लिखोगे, जो अंडमान निकोबार है इसको भारत का ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर सबसे नीचे, सबसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी जो बिंदु है वो आपको बताना है। तो याद रखोगे भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट। आपको नाम इसका याद रखना है, इंदिरा पॉइंट। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कितनी डिग्री पर है, तो आपको लिखोगे इसमें 6 डिग्री 4 इंच पर। ठीक है, 6 डिग्री 4 इंच पर इंदिरा पॉइंट। और इसको 2 अन्य नामों से और भी जाना जाता है, इसको पार्सेन, पार्सेन और पिगमेलियन, पिगमेलियन, पिगमेलियन भी बोला जाता है। 2 आपको अन्य नाम याद रखना है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को ही पार्सेन, पार्सेन को ही पिगमेलियन बोला जाता है। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन समझ लो आप कौन कौन से हैं। भारत का अगर आपको पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे, भारत का दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में पड़ता है कैप कैमोरिन। ठीक है, ये कितने डिग्री पर है, तो 8 डिग्री 4 इंच। ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो वो कहां पर पड़ता है, अंडमान निकोबार में। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पर, 6 डिग्री 4 इंच पर। इसको 2 अन्य नामों से और जाना जाता है, पार्सेन और पिगमेलियन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला इसमें आपको समझना है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की टोटल दूरी कितनी है, तो आपको याद रखना है वो है हमारी 3332 किलोमीटर। आपको याद रखना है कितनी है, 3214 किलोमीटर। और 2933 किलोमीटर ये जो है हमारी पश्चिम से लेके पूर्व तक या पूर्व से लेके पश्चिम तक की हमारी टोटल दूरी है। अगर आपको उत्तर में कहां से, जम्मू कश्मीर से आपको दक्षिण में तमिलनाडु तक आपको अगर जाना है तो आपको कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, तो आपको याद रखना है कितनी दूरी, 3214 किलोमीटर। और अगर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश जो हमारा लास्ट वाला पूर्वी जो हमारा राज्य है और उससे पश्चिमी राज्य अगर गुजरात तक आपको आना है तो कितनी, 2933 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगी। यहां तक आपको सारी चीजें समझ आई। इसके बाद हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार, इसी से हमें पता चलता है, जो अक्षांशीय जो रेखाएं होती हैं इसी में अक्षांशीय रेखाओं से हमारी जो है जलवायु का निर्धारण किया जाता है,
जलवायु का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत की जो जलवायु है उसका निर्धारण किससे किया जाता है, तो किससे किया जाता है, अक्षांशीय रेखाओं से। किसका निर्धारण किया जाता है, जलवायु का निर्धारण। भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको याद रखना है भारत की जो जलवायु है वो है मानसूनी जलवायु है। और जलवायु का निर्धारण किससे किया जाता है, अक्षांशीय रेखाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको उत्तरी अक्षांश बोला जाता है और ये जो हमने लिखा है यहाँ पर इनको बोला जाता है पूर्वी देशांतर। इनको क्या बोला जाता है, पूर्वी देशांतर। और हम पहले ही लिख चुके हैं कि किस गोलार्ध में, तो पूर्वी, और इसको भी क्या लिख लोगे आप, पूर्वी देशांतर। हमने लिखा जलवायु का निर्धारण किससे किया जाता है, अक्षांशीय रेखाओं के द्वारा किया जाता है। अब ऐसे ही आपको ये जो पूर्वी देशांतर है या देशांतर रेखाओं के द्वारा क्या किया जाता है, देशांतर रेखाओं के द्वारा लिखोगे आप समय का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है, समय का निर्धारण। ये भी पूछा जाता है कि समय का जो निर्धारण किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। अब जो समय है इसके बारे में एक कहानी है छोटी सी दोस्तों, इसको समझेंगे। ये जो समय है इसको कहां से लिया गया है, सबसे पहले समय कहां से लिया गया है, तो दोस्तों याद रखोगे लंदन में एक शहर है, शहर का नाम है ग्रीनविच शहर। ये कहां पर है, तो लंदन में। यहां से समय का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। समय का जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक जो समय रेखा है ये कहां से ली गई है, तो याद रखोगे लंदन के ग्रीनविच शहर से। यहां से टाइम का सबसे पहले स्टार्ट किया गया है। अब अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है ये लंदन के समय से भारत का जो समय है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कितने आगे है, तो लिखोगे 5.5 घंटे आगे है। अगर आपको लंदन में, इसको सिंपल सी भाषा में अगर हम समझेंगे, अगर लंदन में अगर 1 बज रहा है तो हम भारत में उस टाइम पर कितने बज रहे होंगे, उसको लंदन में हमने क्या माना, 0 समय माना, तो 5.5 घंटे हम उससे आगे हैं। अगर लंदन में 1 बज रहा है तो उसमें हम कितने जोड़ेंगे, 5.5 घंटे जोड़ेंगे, तो भारत में उस टाइम पर कितने बज रहे होंगे, 6:30 बज रहे होंगे। ये मानक समय रेखा है जो कहां से ली गई है, लंदन के ग्रीनविच शहर से हमने टाइम को माना है। ठीक है, और भारत में जब ये आती है तो भारत में ये कहां पर आती है, तो इसको हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। और कितनी डिग्री पर ये आती है, यहां पर जो है 82.5 डिग्री पर ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भारत में आती है। तो भारत में जो समय रेखा है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इसमें आप लिख लोगे ये कितनी डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री पर, 82 सही 1/2 डिग्री पर हमारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि ये जो कर्क रेखा है और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है ये भारत के कितने कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बस 2 ही पॉइंट और आपको लिखना है इसमें, इसके बाद हम स्थिति को हमारी कंप्लीट कर लेंगे। पहले तो किसकी बात कर लें हम, कर्क रेखा की। किसकी बात करें हम, कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा को यहां हम पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पश्चिम में सबसे पहला हमारा कौन सा राज्य आता है, गुजरात।
गुजरात के बाद ये पहुंचती है कर्क रेखा राजस्थान, राजस्थान के आगे बढ़ती है और ये कहां पर पहुंचती है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे बढ़ती है, ये पहुंचती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये पहुंचती है दोस्तों झारखंड, याद रखना है झारखंड, और झारखंड से आगे बढ़ती है और ये पहुंचती है कहां पर, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद ये पहुंचती है त्रिपुरा और लास्ट में ये पहुंचती है कहां पर, मिजोरम, कहां पर पहुंचती है, मिजोरम। तो अंतरराष्ट्रीय जो कर्क रेखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारी जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखोगे कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस तरफ से हमने स्टार्ट किया, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने क्या लिखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, पहला पॉइंट याद रखना है कितनी डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री। और ये हमारे कहां से निकलती है, तो सबसे पहले ये यूपी में भी प्रयागराज का नैनी, प्रयागराज का नैनी आपको याद रखना है। यहां पर ये कितने डिग्री का, 82 सही 1/2 डिग्री का, यहां पर अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से जो समय है लिया गया है। यूपी के नीचे ये पहुंचती है कहां पर, एमपी के नीचे छत्तीसगढ़ के बाद ये पहुंचती है आंध्र प्रदेश के बाद ये पहुंचती है उड़ीसा। तो आपको याद रखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है ये भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से, पहला हमारा कौन सा है, यूपी, दूसरा कौन सा है, एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और याद रखना है मानक समय रेखा यूपी में स्थान प्रयागराज का नैनी और कितनी डिग्री पर, 82 सही 1/2 डिग्री। तो आपको समझ आया। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, उनके हमने यहाँ नाम लिखे। और उसके बाद मानक समय रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 1 2 3 4 5 राज्यों से हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, मानक समय रेखा। समय रेखा कितने डिग्री पर है, 82 सही 1/2 डिग्री पर। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो समय लिया गया वो कहां से लिया गया है, लंदन के ग्रीनविच शहर से। अक्षांशीय रेखा क्या करती हैं, तो ये जलवायु का निर्धारण करती है। भारत की कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। देशांतर रेखा किसका निर्धारण करती हैं, तो समय का निर्धारण करती हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक हमारी कितनी लंबाई है, तो 2933 किलोमीटर है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुजरात का गौहर माता। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में कैप कैमोरिन। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दोस्तों इंदिरा कोल है उत्तर में, इंदिरा कोल उत्तर में। इंदिरा पॉइंट दक्षिण में आएगा अंडमान निकोबार में, जो कितने डिग्री पर है, 6 डिग्री 4 इंच पर है। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, स्थिति के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, भारत की जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जनसंख्या और क्षेत्रफल, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल की। तो दोस्तों क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये हमारा क्या है, भारत का क्षेत्रफल। इतने क्षेत्रफल के साथ भारत का क्षेत्रफल ये जो है, ये विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो आप लिखोगे 2.4% है। पूछा जाता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है 2.4% है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, विश्व में स्थान अगर पूछा जाए तो वो आपको याद रखना है कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। 7th जो है स्थान है
किसका? भारत का। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। और क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे जनसंख्या की। अगर हम 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार बात करेंगे तो भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी मानी जाती है? लगभग 121 करोड़ के लगभग है। वर्तमान में अगर हम देखें, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, और अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में लगभग 135 से 140 करोड़ के लगभग यह हमारी जो है जनसंख्या हो गई है। और अगर हम बात करें इतनी जनसंख्या के साथ विश्व में जो हमारा स्थान है, विश्व में स्थान जो है वो हमारा कौन सा आता है? तो इतनी जनसंख्या के साथ 135-140 के बाद तो हमने चाइना को, चीन को भी पीछे छोड़कर हम पहले स्थान पर हैं। भारत का स्थान कौन सा आता है? पहला स्थान आता है। इससे पहले कौन सा आता था? तो हम जब 121 करोड़ जब जनसंख्या थी तब हमारा स्थान कौन सा था? दूसरा स्थान था। पहले स्थान पर कौन था? तो चीन था। लेकिन अभी वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि में हमारा कौन सा स्थान आता है? पहला हमारा स्थान आता है। दोस्तों ये हो गई हमारी किसके बारे में बात? भारत की जो है क्षेत्रफल के बारे में और जनसंख्या के बारे में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये हुई हमारी भारत की स्थिति के बारे में हमने पढ़ा, भारत के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश में हमारे कौन कौन से आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद हम पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बारे में, चीन के बारे में, भूटान के बारे में, नेपाल के बारे में, म्यांमार के बारे में, हमारे कितने पड़ोसी देश हैं, किस देश से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, उनसे हमारी कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी इसको आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।